हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत आप सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं टेलीकॉम और पोस्टल सर्विसेज। दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज हम लोग पढ़ रहे हैं जो किसी भी बिजनेस को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पीछे दो टॉपिक्स हमने रिसेंट में किए थे, बैंकिंग और ई बैंकिंग हम लोगों ने किया था। एंड आई रियली होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है। नहीं देखा है तो मैं जो है प्लेलिस्ट इसकी एक तो वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा, है ना। एक तो ये है, तो आप उनसे देख लीजिएगा। दूसरा क्या है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग जो है वो ख़त्म हो गया है, तो उसकी भी जो प्लेलिस्ट है वो मैंने टैग कर दिया है कार्ड के ऊपर। तो आप जो ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड कॉर्नर पर एक आई बना का साइन बना आता है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो उसको। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हमारा सिलेबस आगे बढ़ ही रहा है ना। बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो सब जानते ही हैं कि क्या हो गया है, कितना हो गया है ना, और किस तरह से हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और बाकी जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना पीछे से एक बार रिवीजन करना शुरू कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हम पीजीटी लेवल पर जितने भी कॉमर्स एग्ज़ाम्स होते हैं उनका एक बेसिक जो है वो हम ले रहे हैं। ठीक है, हर टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, और मेनली जो टारगेट है वो तो यूपी टीजीटी पीजीटी ही है ना। लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको बाकी दूसरे जो सब टॉपिक्स हैं या बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर भी आपको साइमल्टेनियसली हेल्प करने वाले हैं और करते हैं, है ना। और बस मेन तो यही है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, चैनल पसंद आ रहा है, काफ़ी बच्चे जो है वो बहुत लंबे समय से भी जुड़े हुए हैं, शुरू से ही जुड़े हुए हैं और अभी भी कॉन्टीन्यूसली देख रहे हैं, तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए। यूं ही चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं टेलीकॉम और पोस्टल सर्विसेज। ये एक तरह से आपका कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है, जहां पर हमें कोई भी बात चाहे अलग अलग मोड के माध्यम से, अलग अलग मीडियम से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचानी होती है। तो आज की डेट में जो टेलीकॉम और पोस्टल सर्विसेज हैं उनका स्कोप लिमिटेड नहीं रहा है, उनका स्कोप जो हो गया है वो वाइड हो गया है। ठीक है, तो आज बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो आपको देखने को, पढ़ने को और सुनने को मिलेंगी। हालांकि आपने ऐसा सुना, हो सकता है कि आपने सुना हो, ठीक है, लेकिन एक ही जगह पर वो देखिए। सबसे मैं ये मानता हूँ, पर्सनली मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि मेरे चैनल की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड सारा कुछ मटेरियल एक ही जगह पर अवेलेबल हो जाता है, और वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ। ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। जो आपको पेड वगैरह में मिलता है वो आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा, या हो रहा है, या हो जाता है, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो चलिए, क्या क्या चीज़ें आज नई हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चीज़ हम देखेंगे, और क्या चीज़ें एक जगह पर हमें मिल जाएंगी ताकि हमें जगह जगह पर धक्के ना खाने पड़े। आफ्टर ऑल तभी तो हम अधिगम मंत्रा पर आए हैं, है ना। इसी बात पर फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करा दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और भी लोग कनेक्ट हो सकें। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला स्लाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे टेलीकॉम। टेलीकॉम में आपने एयरटेल, जियो, BSNL, MTNL और VI का तो नाम सुना ही होगा। इन्हीं को कहा जाता है टेलीकॉम। तो टेलीकॉम की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन पोस्टल एंड टेलीकॉम सेक्टर जो है वो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट है। 1850 में पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन पर, जिसको कलकत्ता से डायमंड हार्बर में के बीच में स्टार्ट किया गया था। फिर 1851 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोल दिया गया। ठीक, ये एक चीज़ है, ये तो इसकी हिस्ट्री रही। अगर हम टेलीकॉम कम्युनिकेशन की बात करें तो मेरे ख्याल से एयरटेल, जियो, BSNL, MTNL और VI का जैसे ही नाम आया तो आप समझ गए होंगे कि टेलीकॉम सेक्टर होता क्या है या इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। टेलीकॉम सर्विसेज के कुछ बेनिफिट्स हैं, टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स हैं? एक तो सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, ये बड़े ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपको कोई एक चीज़ दे दी जाएगी, आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए कौन सी टेलीकॉम सर्विस यहाँ पर मेंशन है। सेल्यूलर मोबाइल सर्विस, सेल्यूलर मोबाइल सर्विस आप लोगों को पता ही है क्या होती है, जहाँ पर आपकी जो मोबाइल है टेलीकॉम
service that use any type of network equipment within their service area, including voice or non-voice messaging, data services and PCO services. टेलीकॉम, सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, है ना, सेल फोन्स जिनको हम कहते हैं, या लैंडलाइंस, ये सब क्या कहलाती हैं, हमारी सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज कहलाती हैं। इसके बाद आता है हमारा रेडियो पेजिंग सर्विसेज। रेडियो पेजिंग सर्विसेज में क्या होता है, इसको रेडियो पेजिंग सिस्टम को एक नॉन स्पीच के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, नॉन स्पीच के रूप में जाना जाता है। और ये वन वे पर्सनल सेलेक्टिव कॉलिंग सिस्टम है। जैसे आपने कई बार देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, तो पहले ये सब चला करते थे कि अगर आपका कोई व्यक्ति फ़ोन नहीं उठा रहा है तो उसमें एक मैसेज फ्लैश होता था कि बीप के बाद अपना वॉइस मैसेज छोड़ें, ठीक है। और वो व्यक्ति जिस पर भी आपने वॉइस मैसेज छोड़ा है वो व्यक्ति उस मैसेज को सुनता था, ठीक है, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर देता था, ठीक। ये उसको कहा जाता है रेडियो पेजिंग सर्विसेज। इसके बाद बात करते हैं हम फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। अब फिक्स्ड लाइन सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे ब्रॉडबैंड, क्या है, ब्रॉडबैंड जैसे हमारे जो केबल के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, ठीक है ना भाई। जैसे आपने देखा होगा कि पहले अभी तो नेट चल गया, वाईफाई वगैरह चल गया। पहले क्या होता था, पहले वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए, जैसे अभी आप लोगों के पास अगर एयरटेल और जियो, है ना, एयरटेल और जियो में से किसी का भी वाईफाई कनेक्शन है, किसी भी कंपनी का कोई वाईफाई कनेक्शन है, वायर वाला, वायरलेस नहीं, वायर वाला, है, तो वहाँ पर क्या है, उसको फिक्स्ड लाइन सर्विस कहा गया है। उसको क्या कहा गया है, फिक्स्ड लाइन सर्विस कहा गया है। तो उससे क्या होता है, उससे कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि इंटरनेट और फ़ोन कॉल दोनों से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। इसमें आप जो आपके ट्रेडिशनल टेलीफोन्स हुआ करते थे, जिनका एक पतला सा तार होता था और वो फ़ोन में लगा रहता था, जिसके बेसिस पर नेटवर्क आते थे, है ना, उसकी लाइन बिछी हुई होती थी। या अभी भी जो जियो वगैरह के या डिश टीवी, बहुत सारी जगह डिश टीवी इसी तरह से होता है, वायर बिछी हुई होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। इसके बाद आता है केबल सर्विसेज। केबल सर्विसेज किसको कहते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि जो टेलीविजन्स होते हैं उनसे जो डिश आता है, उनसे जो क्या आता है, डिश आता है, उसको क्या कहा जाता है, केबल सर्विसेज कहा जाता है। तो अ सिस्टम ऑफ टेलीविजन, a system of television recipient in which signals from distant station are picked up by a master antenna। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक एरिया होता है, उसमें एक मास्टर एंटीना होता है, जहाँ से उस जोन या उस एरिया को क्या की जाती है, वायर सप्लाई की जाती है। और वहाँ के वो जो मास्टर एंटीना होता है, उससे वो सारी की सारी जो कनेक्टिविटी होती है वो इंडिविजुअली हर व्यक्ति हर घर तक पहुँचती है। पहले जो डिश टीवी हुआ करते थे, पहले जो डिश लगा करती थी या चैनल्स आया करते थे, वो इसी के माध्यम से आया करते थे, राइट। इसके बाद आता है वीसेट सर्विसेज और DTH सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम, जिसको D2H भी बोल देते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों लगभग सिमिलर ही हैं, है ना। ये दोनों क्या हैं, लगभग सिमिलर ही हैं। दोनों ही सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं, राइट। और दोनों का ही यूज़ क्या किया जाता है, इंटरनेट और सिग्नल्स के लिए किया जाता है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, वो मैं बता देता हूँ कि जो वीसेट होता है टर्मिनल, उसका वाइडली यूज़ किया जाता है कहाँ पर, बिजनेस में, एंटरप्राइजेज में, रिसोर्स मैनेजमेंट में, मीडिया नेटवर्क्स में। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे जो मीडिया नेटवर्क्स होते हैं, है ना, या जो उनकी वैनिटी वैन होती है, जिसमें वो सारे उनकी फंक्शनिंग कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ रखा है, उनके पास एक, जैसे हमारे यहाँ DTH लगा होता है ना, जैसे एयरटेल का या और बाकी चीज़ों के, तो ऐसे ही उन लोगों की वैन के ऊपर है ना एक डिश टीवी टाइप से लगा होता है, एक एंटीना टाइप से लगा हुआ होता है, जो क्या करता है, जो सिग्नल्स को कैप्चर करता है और किसी भी न्यूज़ को, है ना, किसी भी इंफॉर्मेशन को लाइव करने, टेलीकास्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और इन सब का यूज़ क्या किया जाता है, इन सब का यूज़ मिलिट्रीज में भी किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा भी, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा भी। जैसे आपने सुना होगा कि आपके लोकल में एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो ड्रोन होते हैं उनके माध्यम से पूरे शहर पर नज़र रख रहा है ना। तो वो क्या करते हैं, वो एक एंटीना, मतलब इसी तरह की एक डिश लगा देते हैं, एक एंटीना टाइप से लगा देते हैं, जो सीधा कनेक्ट कर देता है किसको, उस ड्रोन को आपके कंप्यूटर और आपके रिमोट से। तो वो क्या होता है, वो कितनी भी दूर चला जाता है,
है ना, कितनी भी ऊंचाई तक ले जाता है और वो पूरे शहर की एक एक गली को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और लाइव आपको स्क्रीन पर क्या करता रहता है, दिखाता रहता है। तो वहाँ पर एक कनेक्टिविटी बन जाती है। और साथ साथ में अगर उसको ट्रांसमिट भी करना है कि भाई आपको किसी के साथ उसको शेयर करना है, किसी को सेंड करना है, तो वहाँ पर आप उस कनेक्टिविटी के माध्यम से वहाँ पर उन चीज़ों को शेयर भी कर सकते हैं। ये तो होता है वीसेट, राइट। अब बात आई DTH की या D2H की, तो वो क्या होता है, वो एक तरह का सैटेलाइट सिस्टम होता है जो सैटेलाइट से कुछ रेज, मतलब एक तरह से जैसे कंप्यूटर में आपने बाइनरी नंबर पढ़े होंगे ना 0 to 1, उनके माध्यम से जो रेज होती हैं उनको ट्रांसमिट करता है आपकी जो डिश एंटीना है ना, आपका जो डिश एंटीना है उसमें ट्रांसमिट करता है, जिसके बेसिस पर वो आपको टेलीविज़न में सिग्नल्स प्रोवाइड कराता है और आप कोई भी चैनल देखने में सक्षम हो पाते हो। तो ये क्या कहलाता है, ये D2H सर्विसेज कहलाता है। हालांकि दोनों का सिमिलर है, लेकिन दोनों का जो यूसेज है, दोनों का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे पोस्टल सर्विसेज की। पोस्टल सर्विसेज आपने पोस्ट ऑफिस तो देखे ही होंगे, राइट। तो पोस्ट ऑफिसेज में बेसिकली होता क्या है कि पोस्ट ऑफिसेज में आप किसी भी तरह का कलेक्शन करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको ट्रांसमिट करते हैं या डिलीवरी करते हैं पोस्टल आइटम्स की, है ना। और सबसे बड़ी और दूसरी क्या है कि इसमें आप डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही पोस्टल ट्रैफिक पर काम कर सकते हैं। 1766 में लॉर्ड क्लाइव ने इंडियन पोस्टल सर्विस को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, क्या, ऑफिशियल मेल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, जिसे 1837 में आम जनता के लिए क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। थोड़ा सा इतिहास है इसका। इंडिया में पोस्ट ऑफिस का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसमें 1,39,120 1,39,120 जो पोस्ट ऑफिस है वो रूरल में है, और बाकी जो 1,55,516 हैं ऑफिस हैं वो कहाँ पर हैं, वो दूसरे क्षेत्रों में हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 1,02,90,000 से 3 लाख के भी, 3 लाख ही मान लो, लगभग 3 लाख ऑफिसेज जो हैं वो इंडिया में पोस्ट ऑफिसेज के हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो पोस्ट ऑफिसेज है वो बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे थे मेल सर्विसेज की। मेल सर्विसेज क्या होती है कि अगर आप चाहे तो आप अंतर्राज्यीय मतलब भारत के ही विभिन्न शहरों में या विभिन्न राज्यों में क्या कर रहे थे, अपना एक कोई भी मैसेज किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हो, भेज सकते हो, है ना। और दूसरा क्या होता है, एक होता है इंटरनेशनल। क्या होता है, इंटरनेशनल होता है, जिसको इंटरनेशनल मेल सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, इंटरनेशनल मेल सिस्टम, जहां पर आप एक देश से मतलब भारत से कोई भी इंफॉर्मेशन विदेश या किसी दूसरे देश में भेजते हैं। तो ये मेल सर्विसेज होती हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना, कैसे कैसे भेजा जाता है, तो उसमें देख लेते हैं। तो एक तो होता है रजिस्टर्ड पोस्ट, है ना। रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो सेंडर होता है, राइट, मेल टू बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी और रिटर्न टू हिम, है ना। तो द पोस्ट ऑफिस ऑफर अ रजिस्टर्ड पोस्टल सर्विसेज, द पोस्ट ऑफिस चार्जेस द सर्विसेज एंड देन यू विल बी इशूड अ रिसिप्ट फॉर अ रजिस्टर्ड पोस्ट। कि भाई अगर आप चाहते हो कि भाई आपने ना कोई प्रोडक्ट भेजा या कोई इन्फॉर्मेशन, कोई लेटर भेजा, और आपको लगता है कि यार पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आप ये चाहते हो कि अगर वो वहाँ पर डिलीवर ना हो तो वो वापस आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं वो आपको रजिस्टर्ड पोस्टल सर्विसेज क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, जहाँ पर आपके जो पोस्ट है उसको रजिस्टर्ड किया जाता है और उसको डिलीवर कर दिया जाता है किसके पास, रिसीवर के पास। और अगर वो वहाँ पर नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, वो वापस से आपके ऑफिस में आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति है वो वहाँ पर नहीं मिला है, इसलिए ये आपका वापस आ गया है। ये होता है रजिस्टर्ड पोस्ट। इसके बाद आता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट में क्या होता है, ये एक तरह की एडिशनल फीस चार्ज की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें टाइम बाउंड होता है, और दूसरा क्या है कि आप इसमें अपना स्टेटस भी क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना। और ये जो सर्विस है ये मोर देन 1000 इंडियन पोस्ट ऑफिसेज में अवेलेबल है, जिसमें 97 अदर कंट्रीज भी शामिल हैं। तो इम्पोर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है, राइट। इसके बाद आता है पोस्टल रेसिस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है, जनरल डिलीवरी। जनरल डिलीवरी का मतलब क्या होता है
कि जैसे आपने कोई क्या करा, पोस्ट करा है ना, आपने क्या करा, आपने कोई पोस्ट करा, माने किसी को भेजा, तो वो पोस्ट ऑफिस तो चला गया, अब वो तब तक डिलीवर नहीं होगा जब तक आप उसको कह नहीं देते। मतलब देखो मैं हूँ, मैंने आपको कोई लेटर भेजा या मैंने आपको कोई प्रोडक्ट भेजा, राइट, तो वो प्रोडक्ट आपके घर पर डिलीवर नहीं होगा, है, वो प्रोडक्ट आपके घर पर डिलीवर नहीं होगा, वो पोस्ट ऑफिस में ही रहेगा, ठीक है। मैं आपको कॉल करूँगा कि भाई मैंने ये भेज दिया है, तो एक बार जा कर के पोस्ट ऑफिस में मालूम कर लो। तो आप पोस्ट ऑफिस से जाओगे और पोस्ट ऑफिस में आपको बाय हैंड ही उसे क्या करना होगा, आपको रिसीव करना होगा, वरना जब तक आप उसे रिसीव नहीं कर लेते तब तक वो जो पोस्ट ऑफिस है आपका वाला तो वहीं पर रखा रहेगा। क्लियर हो गई ये वाली बात। इसके बाद आती है इंश्योर्ड पोस्ट। कई बार क्या होता है कि हम कोई मूल्यवान वस्तु भेज देते हैं, है ना, तो उसका हम क्या कर लेते हैं, उसमें हम उसका हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो जब हम कोई किसी भी पोस्ट का इंश्योरेंस करा करके भेजते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी इंश्योर्ड पोस्ट बन जाती है। तो ये मेल सर्विसेज के कुछ पार्ट्स हैं। इस सिर्फ जो पोस्ट ऑफिस है उनका काम केवल अब इंफॉर्मेशन से किसी भी गुड्स को इधर उधर भेजना ही नहीं रह गया है। आज की डेट में वो फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में वो दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, एक तो फाइनेंस सेविंग स्कीम्स और एक रेमिटेंस स्कीम। जैसे आपने बहुत सारे बच्चों के तो पोस्ट ऑफिस में अकाउंट्स भी ओपन होंगे और उनकी स्कीम्स भी चल रही होगी। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, 5 इयर्स पोस्ट ऑफिस रिक्यूरिंग सेविंग स्कीम के तहत आप पैसा जमा कर सकते हैं, टाइम डिपॉजिट के तहत आप पैसा जमा कर सकते हैं, मंथली स्कीम के तहत आप पैसा जमा कर सकते हैं, एनएससी में आप पैसा लगा सकते हो, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पे आज इसकी कई बार लाइफ पूछ ली जाती है कितने साल के लिए होता है। पीपीएफ अकाउंट में आप अपना डिपॉजिट लगा सकते हो, केवीपी में आप केवीएसबी इसको बोलते थे, किसान विकास पत्र में आप अपना पैसा लगा सकते हो, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत भी आप बैंक जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर अपना पैसा जमा कर सकते हो। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस एज वेल, राइट, वेयर यू कैन इन्वेस्ट और सेव योर मनी, ठीक है। और उसके बदले आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलता है। और कई स्कीम्स तो ऐसी हैं पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर बैंक से ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिलता है, राइट। इसके अलावा रेमिटेंस सर्विसेज भी हैं, है ना, जैसे ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर है, टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर है, सैटेलाइट मनी ऑर्डर तो आपने सुनी रखा होगा ना, बस उसके टाइप्स है ये, स्पीड मनी ऑर्डर है, इंस्टेंट मनी ऑर्डर है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं केवल आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें होती हैं, है ना, एक ही जगह पर आपको ये अवेलेबल होगी। क्वेश्चन क्या बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम अंडर द पोस्ट ऑफिस, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्कीम अंडर द सेविंग स्कीम या रेमिटेंस स्कीम। तो रेमिटेंस स्कीम का ऑप्शन आ रहा है तो ए का दे दिया कि भाई इनमें से बताओ कौन सी है, और 3 का आपको दे दी सेविंग स्कीम, तो आपको वो फाइंड करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। भाई आप समझो इस चीज़ को कि डिस्क्रिप्टिव नहीं आने का है, तो आपको केवल ये पता होना चाहिए कि सेविंग स्कीम में क्या होता है, रेमिटेंस सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड सिक्योरिटीज़। मैं चलो इसमें बता ही देता हूँ कि आरबीआई और गवर्नमेंट के, एक तो आरबीआई का और एक गवर्नमेंट का, राइट, प्रीडेंशियल, आईसीआईसीआई, ये सारी के सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड, ये सारे के सारे जो है ये इस तरह के 42 रिलीफ बॉन्ड्स एंड आईसीआईसीआई सेफ्टी बॉन्ड्स को हम क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कहाँ, मुंबई, चेन्नई और चंडीगढ़ के पोस्ट ऑफिस में। तो इसका मतलब है कि पोस्ट ऑफिस आपको म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने की सर्विस या सर्विस अवेलेबल कराते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो एज अ मीडिएटर भी ये काम करता है, ब्रोकर भी ये काम करता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस सर्विसेज। तो बेसिकली जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो 2 तरह के इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं, एक तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, एक रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पहले पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है जिसको पीएलआई भी बोला जाता है, कई बार इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो पीएलआई सेम चीज़ रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल है, बस अंतर केवल इतना है कि पहले वो अर्बन एरियाज़ में थी, उसके बाद उसको रूरल एरियाज़ में भी
क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। वो भी कब, मार्च 24, 1995। ये डेट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या आता है, सुरेखा आता है, सुविधा आता है, सुमंगल आता है, और संतोष आता है, और युगल सुरेखा आता है। ठीक है, मेरे ख्याल से 5 ऐसे आप याद कर लो, सुरेखा, सुविधा, संतोष, सुमंगल और युगल सुरेखा, राइट। तो सुरेखा जो है वो पूरे मतलब होल लाइफ इंश्योरेंस है। सुविधा जो है कन्वर्टेबल है भाई, कन्वर्टेबल मतलब जिसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, आपको सुविधा हो रही है कि आप जब चाहे अपनी लाइफ इंश्योरेंस कन्वर्ट कर सकते हो। संतोष इंडोमेंट इंश्योरेंस है कि आपको पैसा मिल ही जाएगा, तो संतोष आपको मिल रहा है कि भाई मेरा पैसा कहीं नहीं जाने वाला है। सुमंगल जहाँ पर आपको एंटिसिपेटेड कि भाई जितना नुकसान हुआ है उतना आपको मिल ही जाना है, तो मंगल ही मंगल हो रहा है। और युगल में होता है कपल्स, तो युगल सुरेखा जो होता है वो कपल्स के लिए होता है, राइट। क्लियर हो गई कहानी, कोई दिक्कत। इसके बाद आता है वीपीपी। अकाउंटेंसी में कई बार वीपीपी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ जाती है, तो वो हम अकाउंटेंसी में चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं वैल्यू पेबल पोस्ट। बहुत सीधी सीधी सी बात है, इस कंडीशन इस सर्विस के अंदर जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वो एक तरह की सर्विस ऑफर करते हैं, किसको, ट्रेडर्स को, उनकी डिमांड पर, कि भाई हम अपना कोई आर्टिकल सोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको डिलीवर कर दो और उससे पैसा रिसीव कर लेना। हम आपके पास कुछ दिन बाद आएंगे और आपसे वो मनी कलेक्ट कर लेंगे, और आपका जो चार्ज बनता है वो हम आपको उसी वक्त दे देंगे जब आप आपके पास वो प्रोडक्ट लेकर के आएंगे। मान के चलिए मैं ट्रेडर हूँ, आपने मेरे से ये पेन ऑर्डर किया, मैं पोस्ट ऑफिस गया कि साहब ये वाला पेन बेच दीजिए मेरा उस फलाना जगह पर, तो ऑब्वियसली जो सर्विस है उसका चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। बैंक ने चार्ज किया, मैंने कहा इसका पेमेंट आया नहीं है तो आप इसका पेमेंट रिसीव कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है साहब, तो ये पेन आपको दिया, आपसे उसका अमाउंट रिसीव किया, आपके साइन कराए, और वो पोस्ट ऑफिस आ गया अमाउंट, और वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया मेरे पोस्ट ऑफिस में। 3, 4, 5, 10 दिन बाद डिलीवरी के मैं पोस्ट ऑफिस गया, मैंने कहा साहब इस ऑर्डर नंबर को आपने पोस्ट किया था, वहाँ से इतना अमाउंट रिसीव होना था, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि वो अमाउंट भेज दिया गया है, तो आप कृपया करके वो पैसा मुझे दे दो। इसी को कहा जाता है वैल्यू पेबल पोस्ट। बोलो, बात क्लियर हो गई। तो ये कुछ तरह की सर्विसेज हैं पोस्टल और टेलीकॉम कम्युनिकेशन की, और मुझे ये लगता है कि इसमें से कुछ चीज़ें आपको पता भी होंगी और कुछ चीज़ें नहीं भी पता होंगी। जो पता थी उनको रिवाइज हो गया, और जो नहीं पता थी वो आपको अब आ गई होंगी। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट, प्रॉब्लम या क्वेरी आती है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, या आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप अधिगम मंत्रा पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, रिलेटेबल है नहीं है, कोई चीज़ और ऐड होनी बाकी है, या आपने क्या नया आज इस वीडियो से सीखा। देखिए, मैं ये मानता हूँ कोई सीखने वाला अगर बच्चा होता है तो वो कहीं से कुछ भी सीख लेता है, कहीं से कुछ भी सीख लेता है, अगर उसमें सीखने की एक क्या बोलते हैं ललक, डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर है तो, वरना तो हर तरह का एक्सक्यूज़ जो है वो अवेलेबल है ना, हर तरह का एक्सक्यूज़ क्या है, अवेलेबल है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना। तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हुए चलना है, हर एक चीज़ को बहुत आराम से, संजीदा के साथ, तरीके से, सिस्टमेटिकली उन चीज़ों को समझना है। केवल पढ़ना है नहीं है, उसको समझना भी है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, और उस पर रिसर्च भी करना है कि भाई क्या चीज़ें हैं, है ना। और इसीलिए मैं आपसे फीडबैक लेता हूँ कि भाई आप ताकि देखो चीज़ों को, खाली आप मैंने ये पढ़ा दिया, है ना। और इसमें ऐसी बहुत सारी सर्विसेज और भी हैं, है ना, जैसे कॉरपोरेट सर्विसेज है जिसमें 1 CR तक की जो है अलग अलग देशों में पोस्ट ऑफिस मनी ट्रांसफ़र करने की सर्विस प्रोवाइड करता है, ये भी एक है ना। तो और भी सर्विसेज है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को, किसी ना किसी चीज़ को क्या करो, रिसर्च करो, है ना। क्यों? क्योंकि मैं भी चीज़ों को रिसर्च करके यहाँ पर लेकर के आता हूँ, राइट।
और उसके बाद अगर आप भी रिसर्च करोगे और फिर आप फीडबैक दोगे कि सर यहाँ पर ये चीज़ और भी हो सकती थी, तो ऐसा संभव है कि बाकी के जो लोग वीडियोस देखेंगे बाद में कभी, उनके लिए जब वो कमेंट्स पढ़ेंगे, मतलब कमेंट सेक्शन जो होना चाहिए ना वो एक प्रोडक्टिव होना चाहिए। प्रोडक्टिव इन द सेंस कि उसमें फालतू की चैट ना हो, वो क्या हो, उसमें एक फीडबैक हो कि भाई हाँ या तो वीडियो अच्छा था, इसमें वीडियो में हमने ये नया सीखा, या इसमें ये और चीज़ें हो सकती थी, या आप उस पर खुद भी डिफाइन कर सकते हो। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए हेल्प ये होगी कि वो उसी ही जगह पर उन सब चीज़ों को भी सीख पाएंगे जो आपने वहाँ पर पोस्ट किए हैं, राइट। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप जैसे MCQ होते थे तो कई बार कोई करेक्शन होता था तो मैं वही वाला जो कमेंट होता था उसको टैग कर देता था, अपना नहीं लिखता था। तो मेरा मानना ये है कि भाई मैं जो 100%, देखो मैं सीधी सीधी बोलता हूँ, मेरे को 100% नहीं आता, राइट। लेकिन मेरा प्रयास ये होता है कि मैं जब यहाँ पर आऊँ तो आपके लिए 100% लेकर के आऊँ, जो भी मुझे आता है वो 100% मैं आपको दे दूँ, और ट्रस्ट मी इसको लेकर के पूरी ईमानदारी में रखता हूँ, है ना। तो आप भी प्रयास कीजिए कि इस तरह का एक एटमॉस्फेयर इस प्लेटफॉर्म पर क्रिएट हो जहाँ पर हम एक लर्निंग एबिलिटी जो है वो क्रिएट कर सके, एक लर्निंग एटमॉस्फेयर हम क्रिएट कर सके कि भाई ये चीज़ें हमें लगता है होनी चाहिए थी, और ये सर चीज़ें हमने आपको बताई हैं, और इन चीज़ों को हमने डिस्क्राइब भी कर दिया है। जो आपको लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं तो वो हम कर देंगे अगले वीडियोज़ में या दूसरे वीडियोज़ में, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे पढ़ने वाले जो आगे वाले बच्चे हैं, आगे आने वाले जो बच्चे जो देखेंगे उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, है ना। और लगेगा भी कि हाँ भाई वास्तव में यहाँ पर एक एकेडमिक और एक लर्निंग प्रोसेस यहाँ पर चल रहा था। क्योंकि अधिगम का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग। अधिगम मंत्रा का मतलब क्या है, स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग, है ना। लर्निंग का मंत्र क्या है, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ, खुद भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। जब आप दूसरों को सिखाओगे तो आपका नॉलेज क्या हो जाएगा, एक्सप्लोर हो जाएगा, राइट। चलिए मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।